तो इलाहाबाद का महासंग्राम लगातार जारी। महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे दिव्यांग हो, बढ़ चढ़कर इस इलाहाबाद उपचुनाव में आगे आ रहे हैं और एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक अनोखी तस्वीर है जो भीतर आपको इलाहाबाद की जनता को मतदान करने के लिए उत्साहित कर देगी। ये दिव्यांग की तस्वीरें हैं, दिव्यांगों की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथों पर वह पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जहां पर महिलाएं भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही हैं, जहां पर दूसरी तरफ पुरुष भी और बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो भीतर से मन बहुत उत्साहित हो जाता है और ये जरूर पता लगता है कि लोकतंत्र में यही तो त्योहार होता है, यही तो एक महापर्व होता है जिसको लेकर एक अलग तरह का हर्षोल्लास, एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है। और ये तस्वीरें इस बात की बानगी खुद पेश कर रही हैं किस तरीके से दिव्यांगों के भीतर भी एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग पोलिंग बूथों के बाहर की ये तस्वीरें हैं जब दिव्यांग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे थे। और इसके अलावा और भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। पुरुषों में भी इस मताधिकार को लेकर अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथों के ये बाहर की ये तस्वीरें हैं। तो किसकी शुरू होगी नई पारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन तमाम बड़े सवालों का उत्तर मिलेगा 2 नवंबर की तारीख को। लेकिन आज की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इतना जरूर आपके दिलो दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि वोटिंग परसेंटेज आज कितना रहने वाला है। चूंकि अगर पिछली बार की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज 79% से ज्यादा था, लेकिन इस बार जब पवन बेनीवाल जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं, उनसे पत्रकारों ने जब इसी संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव है जो अलग हालातों में लड़ा जा रहा है। अब की बार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा जरूर देखने को मिलेगा और इजाफा होना भी चाहिए। तो अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग तरह का उत्साह है इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर, इस त्योहार को लेकर। तो प्रत्याशियों का भी अपना नजरिया है, अपना दृष्टिकोण है। तो इस महामुकाबले में अब जनता की बारी है और जनता के भीतर एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जब पत्रकारों ने पवन बेनीवाल से जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वोटिंग परसेंटेज को लेकर उनका नजरिया क्या रहा। चूंकि आपको बता दें कि पवन बेनीवाल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। दड़बा कला के बूथ नंबर 56 पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ गोविंद कांडा जो कि बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करेंगे और बहुत भारी मतदान होगा और अच्छा मतदान करेंगे। आप जो पुलिस प्रशासन की तरफ से, सामान्य प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। अति संवेदनशील एरिया घोषित किया हुआ है और बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे कोई चिड़ी भी वो कहते हैं ना फर नहीं मार सकती। बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ज्यादा होगी क्या लगता है? पोलिंग परसेंट होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बाई इलेक्शन है, इसमें ज्यादा होनी चाहिए। वो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करेंगे और बहुत भारी। चलिए, बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा ने क्या कुछ कहा इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी, जेस्चर किस तरह का दिखाई दे रहा था। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि सालासर मंदिर में परिवार सहित माथा टेकने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की थी। सुनवाते हैं आपको। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। जो विकास रुका हुआ है विकास की गंगा बहे, इलाहाबाद में एक विकास हो। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। जो विकास रुका हुआ है विकास की गंगा बहे, इलाहाबाद में एक विकास हो। जिस तरीके की गाइडलाइन बरती गई थी वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और लगातार जो है तो कड़ा मुकाबला आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो के बीच में है और भी कई उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला इन तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच में है। और इन तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों का अलग अलग एक राजनीतिक सफर रहा है, सियासी सफर रहा है।
जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम में चल रहा है, वो हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से तमाम उम्मीदवारों का सियासी सफर रहा और इस सियासी सफर में उनका प्रभुत्व कितना रहा, वर्चस्व कितना रहा और वह जनता के दिलों में कितनी जगह बना पाए हैं अब तक, ये भी लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर आप ये समझिए कि एलनाबाद का उपचुनाव अलग हालातों में लड़ा जा रहा है। ये हालात 2014 वाले नहीं है, ये हालात 2019 वाले नहीं है, ये हालात 2010 में हुए उपचुनाव वाले नहीं है। तो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक पल पल की जानकारियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हमारे संवाददाता जितेंद्र ने भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज जो मतदान चल रहा है उसके अंदर जो है 19 कैंडिडेट हैं और जिसमें जो है मुख्य मुकाबला आप कहें कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस समय हम अनाज मंडी में और बूथ नंबर 117 और 118 मेरे पीछे हैं। हम उनका जायजा लेंगे कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी उसको किस तरीके से पालन किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि देखिए हर जगह जो है चुनाव आयोग की जिस तरीके से एक नियमावली है कि आप कोविड गाइडलाइन को लेकर सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखेंगे। महिलाएं हैं, आप सबको देख लीजिए कि वो मास्क के साथ जो है एंट्री कर रही हैं, वोट डाल रही हैं और जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ, किस तरीके की आपकी ड्यूटी है, क्या क्या देखते हैं? यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जा रहा है इनका और है ना सभी को मास्क लगाना कंपलसरी है। कंपलसरी? हाँ जी, हाँ जी। कुछ इस तरीके का अगर कोई मास्क नहीं लेके आता तो आप लोग मास्क वगैरह? हाँ जी, जो बुजुर्ग इंसान है उनको हम मास्क है ना प्रोवाइड करवा रहे हैं। कि हमने हर जगह जाके देखा कि किस तरीके से जो है मास्क जो है वो लगाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि देखिए जिस तरीके से जो है पीछे ये जो है मार्केट कमेटी का ऑफिस है और लगातार जो है यहाँ पर जो है मतदाता जो है लगातार निकल कर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है ये जो है बूथ नंबर 117 है और इसमें लगातार जो है लोग बाग निकल कर आ रहे हैं और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात हमने ये देखने को मिला, जिस तरीके से गांव के लोग लगातार जो है वोट प्रतिशत के लिए हमने दिखाया था कि किस तरीके से मलिका गांव के अंदर लोग बाग निकल कर आ रहे थे, वोट डाल रहे थे, वहीं शहरों के अंदर भी दिख रहा है कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक देख रहे हैं, वो निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना मतदान कर रहे हैं। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर आज हम पहुंचे एलनाबाद के ही पोलिंग स्टेशन 120 पर, जहां देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही जो वोटर्स है अपनी वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वोटर्स की गिनती बढ़ती ही जा रही है। और बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान भी देखे जा रहे हैं। और देखा जाए तो पूरे एलनाबाद के अंदर पुलिस की टीमें हैं जो लगातार गश्त करती हुई नजर आ रही है हर एक पोलिंग बूथ पर कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो जाए। अब देखना ये होगा कि किसके सिर पर एलनाबाद की जिम्मेदारी आती है। एलनाबाद से गगन सांगर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद और एलनाबाद उपचुनाव आज शुरू है और वोटिंग बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आपको मेरे सहयोगी दिखा दें कि यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सभी मतदाता जो है एलनाबाद की जो जनता है वो घरों से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि लाइनों में खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पर पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी अपनी वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है आज एलनाबाद की जो जनता है वो किसकी किस्मत खोलने वाली है ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार जो है एलनाबाद की जो जनता है आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो लाइन में लगी हुई है और जो है यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से सभी व्यक्तियों पर नजर है और लगातार यहाँ पर जो है एलनाबाद की जो आज जनता किसकी किस्मत खोलने वाली है ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो कोविड की पालना है वो पूर्ण तरीके से दिखाई दे रही है और सभी लोग यहाँ पर लाइन में हैं और प्रशासन की तरफ से ड्यूटी भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त जो है सभी के लिए शुभ होता है और शुभ मुहूर्त किसका खुलने वाला है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है और जो सभी लोग यहाँ पर
अपने घरों से निकल चुके हैं और वोटिंग का समय जो है वो सुबह 7 बजे का था और वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने घर न रहे, क्योंकि हरियाणा न्यूज की भी एक अपील है कि आप अपने घरों से निकले और मत करें, क्योंकि 3 साल का वक्त है और 3 साल के वक्त में आपको अपना नेता चुनना है। और जो ऐलनाबाद की जनता किसका विकास करवाने वाली है, किसका जो है दिवाली किसके घर पे बनने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐलनाबाद से लाजपत, हरियाणा न्यूज। तो ऐलनाबाद के इस महासंग्राम में लगातार वोटिंग जारी है और 9 बजे तक का डेटा हमने आपको बताया था कि अब तक 13% तक मतदान हो चुका है, यानी कि करीब करीब 24,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। और आज की तमाम परिस्थितियों को लेकर और पीछे रहे चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर और भविष्य में किस तरह की स्थितियां हैं, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं। उनसे आपका सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं, परिचय करा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में अशोक चौहान जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और इसके साथ साथ हमारे साथ भारत भूषण जोयाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हरियाणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। विजेंद्र रेड्डू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और अब से कुछ देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। तो भारत भूषण जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे इस चर्चा की। फिलहाल किस तरह की आप स्थितियां देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और पीछे रहे चुनावी प्रचार प्रसार के जरिए और जिस तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, तमाम परिस्थितियों को लेकर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। आखिर वो दिन आ गया है जब ऐलनाबाद की जनता को तय करना है कि आने वाले 3 साल के लिए अपना इस विधानसभा क्षेत्र से किसको प्रतिनिधि चुना। पिछली बार उन्होंने प्रतिनिधि चुना था योगी आदित्य चौटाला जी को। उन्होंने बीच में किसान आंदोलन का बहाना लेकर के त्याग पत्र दे दिया और यह कह कर दिया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापिस नहीं होते, रद्द नहीं होते, मैं विधानसभा में अपना मुंह नहीं दिखाऊं। तो जनता जो है हर बात का आकलन करती है और उन्होंने ये भी देख लिया जनता 1977, 1982, 1987 और उसके बाद अभय सिंह चौटाला 2 बार, यानी कि कई बार अनगिनत बार जो है लोकदल ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और जब आपका मीडिया के लोग जाते हैं जनता के बीच में समस्याएं पूछने के लिए, समस्याओं के अंबार बताते हैं, यानी कि इतना प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र से ऐलनाबाद से मिला है लोकदल को, इंडियन नेशनल लोकदल को, लेकिन समस्याएं जस्टिस, अर्थात अब जनता को समझ आ गई है और जनता इस बात का आकलन करके ही अपना मतदान का निर्णय लेगी कि आखिर विकास जरूरी है या कोई स्थानीय मुद्दे। लेकिन भारत भूषण जी, इस बार इस आत्मविश्वास की वजह क्या है, इसका आधार क्या है? विकास का आधार देखिए, एम का क्षेत्र कहना, सड़कों का निर्माण ना होना, किसानों को पूरी सुविधाएं ना मिल पाना, ये बहुत सी समस्याएं वहां के जो लोग हैं, जनता है, आप लोगों को माध्यम से बताती है प्रिंट मीडिया। मैं बीजेपी के आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ। बीजेपी का आत्मविश्वास जो इस समय देखने को मिल रहा है, उसका आधार क्या है? बीजेपी का आत्मविश्वास ये है कि जिस प्रकार से पिछली बार 2014 से 2019 तक का हमारा कार्यकाल रहा हरियाणा प्रदेश में, हमने 90 की 90 विधानसभाओं में पूरे विकास के कार्य करवाए और बिना किसी भेदभाव के करवाए। तो इस चीज का आकलन जो है वो जनता करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास है ये। और उसके बाद जो 2 साल का हमारा कार्यकाल रहा है गठबंधन सरकार का, उसमें जो नए आयाम जो विकास के और पारदर्शी सरकार के सुशासन देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है, जिसका अनुसरण जो है अनुकरण आज पूरे देश के अन्य राज्य भी करते हैं कि अगर पारदर्शी सरकार लाना है, बिना खर्चा बिना पर्ची के किसी अपने युवाओं को रोजगार देना है, तो हरियाणा का उदाहरण खाली नौकरियों के क्षेत्र में नहीं, हरियाणा का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसानों के फायदे के क्षेत्र में, सड़कों के जाल बिछाने के क्षेत्र में, और लगभग 570 सेवाएं ऐसी है जिनको ऑनलाइन करके हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पूरे देश के ठीक है भारत भूषण जी, आपके पास लौटेंगे। ठीक, विश्वास से कहते हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है। विजेंद्र रेड्डू जी, भारतीय जनता पार्टी में इस बार एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन
इनेलो कितनी आश्वस्त है, क्योंकि इस बात को लगातार कहा जाता रहा है कि ये तो इनेलो का गढ़ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती रही है कि अभय चौटाला तो ये बात तक कह रहे थे कि जब इस्तीफा दिया तो जनता से पूछकर दिया, उम्मीदवार बने तो जनता से पूछकर बने। तो यहां पर सुबह से लेकर रात तक प्रचार फिर किसके लिए किया? जब इतना ही विश्वास था जनता पर तो प्रचार प्रसार क्यों? देखिए भाई साहब, पहले बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही। देखिए, हाँ ठीक है। सबसे पहले तो एलनाबाद की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जिस प्रकार से प्रचार बड़े शांतिपूर्वक ढंग से निपट गया है, बहुत ही शांति बना करके लोगों ने रखी है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने बहुत कुछ भड़काने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने शांति बनाए रखा। इसलिए पूरी एलनाबाद की जनता इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है और हम लोक दल की तरफ से इनको बधाई देते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आज का दिन भी बड़ा ही शांतिप्रिय ढंग से ये चुनाव संपन्न होगा। ऐसी हमारी उम्मीदें हैं और ऐसी ही हम एडवांस में शुभकामनाएं जनता को देने का काम करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो बात इन्होंने जैसे कहते हैं बार बार, जब से चुनाव की घोषणा हुई थी तब से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी एक ही रट्टा लगाई हुई है कि अभय सिंह ने कहा था। विजेंद्र रेड्डी जी, मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आवाज को दुरुस्त किया जाए, जो तकनीकी समस्या आ रही है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान भी मौजूद हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। अशोक चौहान जी, इन तमाम परिस्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखे गए, एलनाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है, हो गया, जो लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं जी। यह वैसा जो 1.5 दर्जन के करीब उम्मीदवार अपना चुनाव मैदान में है, पर जो मेन जो मुकाबला है वो अपना जजपा और भाजपा का समर्थित उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार और इनेलो और कांग्रेस, इसको त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाएगा। त्रिकोणीय संघर्ष है, कोशिश तो हर कोई करेगा जो मैदान में आया है, भले ही निर्दलीय है कैसे भी है, तो हर कोई कोशिश करता है। पर यह कि खुराना ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये बहुत ही एक तरह से, जैसे आप भी कह रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है, परिस्थितियां बहुत अलग हैं जी। क्योंकि जैसे कि अपना मिड टर्म होते रहे हैं, पहले भी उपचुनाव मध्यवर्ती चुनाव हुए हैं, तो उनमें बात अलग थी और इसमें अलग इस सेंस में है कि ये जो अपना सीट है इस पे जो इनेलो के अपना थे अभय चौटाला जी, उन्होंने यही अपना जो किसान आंदोलन के समर्थन में ये कह के दिया था इस्तीफा कि भाई मैं किसानों के साथ हूं और जब तक किसानों का जो संघर्ष है, इनको आंदोलन है, इनको अपना न्याय नहीं मिल जाता, कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, तो मैं जो है उठा के मैं अपना रिजाइन देता हूं और अपना जो है मैं विधानसभा में आऊंगा नहीं। ऑटोमेटिक है कि जब मेंबर नहीं होंगे तो विधानसभा कहां जाएंगे। अब यही कि अब वो 6 महीने का पीरियड होता है, अब शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 6 महीने इतना ये आंदोलन जो है लंबा चल जाएगा, 11 महीने के करीब होने जा रहा है, तो इस तरह से जो हो गया, तो इस बीच में फिर अपना 6 महीने के अंदर तो चुनाव कराने होते हैं। अब उन्होंने जब अपना नॉमिनेशन कर दिया, सब अपना मैदान में आ गए, तो अपना अब क्या किया जाए, अब यह कि इसको गढ़ भी माना जाता है इनेलो का, क्योंकि इनेलो का कैंडिडेट 11 बार वहां से अपना जीत चुका है। तो अब ये के किसानों ने से पूछ के ये रिजाइन दिया, अब ये किसानों से पूछ के खड़े हुए दोबारा मैदान में, ये भी एक तरह का सस्पेंस ही क्रिएट करता है, जिसका कि बेनिफिट जो है अपना जजपा और क्या नाम भाजपा का कैंडिडेट को भी मैं अपना उठाएगा, उधर कांग्रेस वाले भी उठा रहे हैं, हर कोई कोशिश में लगा हुआ है। ये प्रतिष्ठा की सीट है, यानी सत्तासीन दल के लिए भी, पार्टी के लिए भी और जो अपोजिशन के जो दोनों हैं उनके लिए भी। हर किसी ने अपना जो है कोशिश यही करी है कि किसी भी तरह से जो होता है कि मतदाता को रिझाने का, करने का वो करें। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले किसान आंदोलन के जो सर्वा है, इनका अपना जो मोर्चा है संयुक्त मोर्चा, उसने कहा था कि हमारा कोई समर्थन नहीं है,
अब ये है कि चौधरी जी जो है कुछ और बोलते हैं, इधर टिकट आके कुछ और बोल गए कि भाई झोला दिया था 6 महीने पहले, उसको सवाया करके लौटा दो। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक तरह की भाषा है जिसमें किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सिसोली पड़ता है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो उससे अब ये है कि वो इशारों में कह तो गए हैं कि भाई जो कैंडिडेट ने जिस कैंडिडेट ने तुम्हारे समर्थन में रिजाइन दिया था वो दोबारा मैदान में आया है, तो उसको जो है तुम अपना बिल्कुल। उन्होंने बाकायदा ये तक बात कही थी कि वो सामान रख गए आपके घर में और वो सामान आपका वापस लौटा दो। वापस लौटो सवाया करके, यानी कुछ बड़ा चढ़ा कर दो। ये ना 25% जो है बड़ा चढ़ा कर दो, उसको बढ़ा के दीजिएगा। तो भले ही राकेश टिकैत इस बात को मना कर रहे थे कि मैं किसी का समर्थन तो नहीं कर रहा, लेकिन इशारों में सारी बात स्पष्ट होती है कर गए हैं कि वो किसका समर्थन कर रहे थे। बिल्कुल। अब ये कि ये समर्थन जब कर गए हैं तो अब इसका असर कहां किस पर क्या पड़ता है देखिएगा खुराना जी। विलेजेज एरियाज हैं, क्योंकि जो एरिया है इस एरिया का जो है ज्यादातर विलेजेज एरियाज का है, और अपना शहर के भी, क्योंकि आप जानते हो हरियाणा में जो छोटा गांव है वो भी आज के टाइम में जो है कस्बे का रूप ले चुका है, कस्बा जो है शहर बन चुका है। तो फैसिलिटीज हरियाणा में बहुत हैं, छोटा प्रदेश होने के नाते। उसके बाद में जो सत्तारूढ़ जो अपना जो पार्टी हमारी 7 साल के अंदर, ऐसा नहीं कि इसने भी काफी काम किया है लोगों की जो है अपना पहुंच तक पहुंचाने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन अगर इस उपचुनाव को कोई त्रिकोणीय न कहे और ये कहे कि ये तो एक तरफा जीत है, आपको लगता है कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से कहना उचित है? ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर किसान आंदोलन नहीं होता है, किसान आंदोलन के समर्थन में ये नहीं करते, क्योंकि इससे बहुत ही कंट्रोवर्सी भी आ गई है, और बहुत से जो है क्योंकि उनके कथन को और उनकी करनी को हर एक ने जो है जो दोनों जो राजनीति का पोजीशन के दल है उन्होंने अलग उससे परोसा है। और दूसरे खुरान जब मैं आपको बताऊं कि चुनाव लड़ा जा रहा है, एक ही परिवार है, इनेलो भी जजपा भी, और उसमें 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी आके आपस में ही एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं, चाहे बाबा हो, बाबा मीन्स दादा, चाहे दादा हो, चाचा हो या ताऊ हो, कैसे भी हो, या दूसरा छोटा दादा हो, तो हर कोई हर किसी के ऊपर अपना ऐसा जो है ऐसा कभी आपको हिंदुस्तान के हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा, जो एक ही परिवार के अलग अलग होके अलग अलग, मतलब अगर इसको एक तरफा कहा जा रहा है तो कहना अनुचित है। हाँ, अनुचित है। मतलब इतना देखो, बात सुनो, कॉन्फिडेंस होता है, आप भी बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, मैं भी आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, पर ऐसा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है रहता है, तो जिसका एक फायदा लोग उठाते हैं, अपोजिशन उठाती है। यानी मेहनत करने में किसी भी राजनीतिक दल ने, तीनों ने कोई कोर कसर नहीं रखी है। आप जजपा और भाजपा उम्मीदवार है, वो विकास के नाम पे चुनाव मैदान में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है विकास के नाम पे। क्योंकि आपके पास लौटेंगे, कई और सवाल भी हैं हमारे साथ कहते हैं राय सिंह गुर्जर भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। राय सिंह गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। राय सिंह गुर्जर जी, इस उपचुनाव को देखते हुए कितनी उम्मीद है? तमाम परिस्थितियां, तमाम समीकरण। देखिए खुराना साहब, लोकतंत्र में जिस प्रकार से उपचुनाव की जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक बात तय है कि उपचुनाव सदैव सत्ता पक्ष के कार्यों का हिसाब किताब होता है। इतने वर्ष उन्होंने शासन किया, उसकी तुलनात्मक अध्ययन करके जनता वोट देती है कि इस सरकार ने क्या किया। हम 2 साल की बात नहीं करेंगे, भाजपा गठबंधन जो है पिछले 7 साल के साथ सरकार का जो दृश्य है वो लोगों के सामने है। तो उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां इलाहाबाद की जनता ने देखा है, समझा है। 2 बातें बड़ी प्रमुख हैं कि एक तो सत्ता पक्ष का आईना होगा, सत्ता पक्ष के लिए उनकी तस्वीर सामने है कि सरकार कहां पर कैसी खड़ी है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था। और बड़ा सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष में कितने दल शामिल हैं। सत्ता पक्ष में जेजेपी है, जो कहते थे हमारी विरासत का सवाल है, हमारा सिरसा है, हमारा इलाहाबाद है, वो चुनाव से भाग गए। और भाजपा पहला ये एक लोकतंत्र में पहला उपचुनाव है जहां पर सत्ता पक्ष चुनाव लड़ने की बजाय उम्मीदवारी से भाग रही थी।
लेकिन जिस प्रकार से हलोपा के श्री गोविंद कांडा जी को इन्होंने चुनावी रण में उतारकर एक किस्म से अपना जो पल्ला झाड़ा है कि पहले हम भागे, पहले जेजेपी भागे, उस भागम भाग में इन्हें जो उम्मीदवार कांडा जी के रूप में मिला है, कम से कम कांडा जी के परिवार ने मिलकर भाजपा और जेजेपी की पहली सीढ़ी में तो उन्होंने इस बात को तय कर दिया कि चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब बात क्या है कि जब लोग तय करेंगे कि कांडा जी किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कांडा जी कहां से आ रहे हैं, कौन कौन साथ हैं, तो पहले खट्टर साहब उनका चेहरा है, धनखड़ साहब उनकी जमानत जब्त का चेहरा है, और ये लोगों ने पहले भी लोगों पर आरोप लगाए हैं। पहले भी आप देखिए 2019 के चुनाव में किस प्रकार खट्टर साहब ने और दुष्यंत चौटाला जी ने और एक और जो दिग्विजय जी बड़े बड़ी बातें करते हैं, उनके विचार सुनिए आप, उनका विरोधाभास किस प्रकार रहा, उनके आरोप प्रत्यारोप किस प्रकार रहे चुनाव में, और उन्होंने एक दूसरे पर किस प्रकार से राजनीति के विचारों से अपने आप को एक दूसरे को संबोधन किया। तस्वीर सामने लोगों के कि पहले क्या कहते थे और आज ये दोनों। लेकिन राय सिंह जी, ये बड़ौदा उपचुनाव नहीं है, जो एक रणजीत सिंह चौटाला जी है। लेकिन राय सिंह जी, ये बड़ौदा उपचुनाव नहीं है, कांग्रेस भी इस बात को जानती है, समझती है, ये बड़ौदा उपचुनाव। मैं खुराना जी, मैं अपनी बात 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार से रणजीत सिंह चौटाला जी, जिनको हरियाणा की राजनीति में सब समझते हैं कि कभी चुनाव नहीं जीते, हमेशा चुनाव से भागे, बड़े बड़ी लहर में भी चुनाव हार गए, वो रणनीतिकार हो रहे हैं। तो इस प्रकार सत्ता पक्ष का चेहरा जनता के सामने है, जनता तय करने जा रही है। अब आते हैं इन लोगों पर कि इंडियन नेशनल लोकदल ने, अजय सिंह जी ने इस्तीफा दिया, इसलिए 3 कृषि काले कानूनों की वापसी तक हम नहीं ऐसा है। फिर ऐसी बात क्यों? राकेश टिकैत जी ने कोई समर्थन नहीं किया, राकेश टिकैत जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये हरियाणा प्रदेश की एक संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे बुजुर्गों से चली आई एक प्रथा है। अगर मैं किसी के काम आऊंगा तो नेचुरल उसको दूसरे के काम आना चाहिए। हम विवाह शादी में अगर किसी के न्योता डाल के आते हैं तो वो भी उसका न्योता देने का प्रयास करता है। वो किसानों के ऊपर है कि वो क्या फैसला देते हैं। आप इतने आसानी से मत लीजिए, इतना नेचुरल मत लीजिए इस बात को। विजेंद्र जी, इतना नेचुरल मत लीजिए इस बात को कि कोई आपके काम आ रहा है तो फिर वो आपके ही काम आएगा। मतलब आप मान रहे हैं ना कि प्रचार करने के लिए बुलाया आपने? ऐसा है। अगर इट इज टोटली नेचुरल खुराना जी, इट इज टोटली नेचुरल, देयर इज नथिंग एल्स। ये नेचुरल कैसा है? फिर अगर नाम लेना ही था तो नाम ले देते ना, बस इतना ही तो नाम लेना ही तो रह गया था ना। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपको यहां पर माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ आपको बता दें कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। निशांत सिंह जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आगे बात बोलिए। निशांत सिंह जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी निशांत सिंह जी, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से चल रहा है, जो तमाम समीकरण है, तमाम परिस्थितियां हैं, कितना आश्वस्त हैं? देखिए, अभी तो मैंने नहीं देखा कि कितने परसेंट चल रहा है वोटिंग परसेंटेज जो है। ये तो देखो, जनता जनार्दन का काम है, वोट करेगी और 2 तारीख को सारी पोजीशन सामने आ जाएगी।